पढ़ लिख कर क्या मिलेगा? ये सवाल सुनकर आप भी सोच रहे होंगे कि ये कैसी बात हुई। पर दोस्तों, आज हमें जो ये सवाल अजीब लग रहा है, साल 1848 से ऐसा हर रोज स्कूल जाने वाली लड़कियों को सुनना पड़ता था। लेकिन आज हम लड़कियों को बड़ी आसानी से स्कूल जाते और पढ़ते लिखते देखते हैं। और तो और आज लड़कियां ऊंची ऊंची पोस्ट पर कार्यरत भी हैं। लेकिन एक समय पर हालात कुछ यूं थे कि लड़कियों को किताबों को हाथ लगाने की भी अनुमति नहीं थी। दोस्तों, उस समय लड़कियों के लिए शिक्षा की एक ज्योति जलाई सावित्री बाई फुले ने। तो आज हम सावित्री बाई के पढ़ने और पढ़ाने की बेमिसाल जर्नी के बारे में जानने वाले हैं। भारत की पहली महिला शिक्षिका, जिन्होंने अनेकों लड़कियों के हाथों में किताबें और कलम थमाई। और फिर उसके बाद तो मानो लड़कियों की पढ़ाई को लेकर एक क्रांति ही आ गई और समाज में बनी वो कुरीतियां मानो खत्म सी होती चली गई। दोस्तों, सावित्री बाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के नाईगॉन में हुआ था और वो माली कम्युनिटी से संबंधित थी। उन्हें बचपन से ही पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था, पर पढ़ने की आजादी नहीं थी। एक बार जब सावित्री अपने घर जा रही थी, तब रास्ते में उन्हें एक मिशनरी महिला मिली जो किसी को एक अंग्रेजी की किताब दे रही थी। तब सावित्री ने उनसे कहा कि उन्हें भी वो किताब चाहिए। उस महिला ने उन्हें समझाया कि अभी वे बहुत छोटी हैं, वो उस किताब को नहीं पढ़ पाएंगी। पर बच्ची सावित्री जिद करने लगी तो उन्होंने वो बुक उसे दे दी। जब सावित्री बाई उस इंग्लिश की किताब को पढ़ने की कोशिश कर रही थी, तभी उनके पिता ने देख लिया और उन्होंने सावित्री की किताब को फाड़ दिया और उसे समझाया कि वो जिस समाज में पैदा हुई है, वहाँ उसे पढ़ने का कोई हक नहीं। तभी से सावित्री के मन में ये बात आ गई थी कि वे बहुत पढ़ेंगी और साथ ही उनके साथ की जितनी भी लड़कियां हैं उन्हें भी पढ़ाएंगी। साल 1840 में जब वह सिर्फ 10 साल की थी, उनकी शादी 13 साल के ज्योति राव के साथ करा दी गई। सावित्री की लाइफ में ज्योति राव एक नई रोशनी लेकर आए। सावित्री की पढ़ाई में रुचि देख ज्योति राव ने उन्हें शिक्षा देना शुरू किया। लेकिन वो उसे घर में नहीं पढ़ा सकते थे क्योंकि उनके घर में भी सेम सिचुएशन थी और उनके पेरेंट्स ये बात कभी मानने वाले नहीं थे। जब सावित्री उनके लिए दोपहर में खाना लाती थी, वही अपने काम के बीच समय निकालकर ज्योति राव उसे पढ़ाया करते थे। हर बार पढ़ते हुए उनके मन में ये सवाल आता था कि पढ़ाई का अधिकार सिर्फ ऊंची जाति के पुरुषों को ही क्यों है और नीची जाति के पुरुषों और सारी महिलाओं पर पढ़ाई के लिए पाबंदी क्यों। इस तरह ज्योति राव हर दिन सावित्री को पढ़ा रहे थे। लेकिन एक दिन ये बात उनके पिता को पता चल गई और उन्होंने उन दोनों को ही घर से निकाल दिया। पर ज्योति राव और सावित्री ने हार नहीं मानी और अपने साथ औरों को भी शिक्षित करना चाहा। साल 1847 में सावित्री बाई ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक सर्टिफाइड टीचर बनकर उन्होंने अपने घर में ही लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। अपनी शादी के 8 साल के अंदर ही ज्योति राव और सावित्री बाई ने साल 1848 में महिलाओं की शिक्षा के लिए पहला स्कूल भीड़ेवाला पुणे में खोला और सावित्री बाई इंडिया की फर्स्ट फीमेल टीचर और हेडमिस्टर बनी। जाहिर सी बात है कि ऊंची जाति के लोग इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि कैसे एक महिला और ऊपर से एक बहुजन समाज की महिला दूसरी महिलाओं को शिक्षित कर सकती है। कहा जाता है कि सावित्री बाई अपने साथ 2 साड़ियां रखती थी क्योंकि जब वे अपने घर से पढ़ाने के लिए निकलती थी तो रास्ते में ये लोग उन पर पत्थर और कचरा फेंकते थे। लेकिन सावित्री बाई का कहना था कि जब वह अपनी साथी बहनों को पढ़ाने के लिए निकलती हैं और लोग उन पर पत्थर और कूड़ा फेंकते हैं तो वो भी उन्हें फूल की तरह लगता है। साल 1849 में ज्योति राव फुले ने अपने दोस्त उस्मान शेख के घर पर एक और स्कूल खोला, जिसमें सावित्री बाई के साथ साथ उस्मान की बहन फातिमा शेख ने भी लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया और इस तरह फातिमा इंडिया की पहली मुस्लिम टीचर बनी। दोस्तों, यहाँ फातिमा और सावित्री पहली बार नहीं मिल रहे थे। दरअसल जब सावित्री बाई एक टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ले रही थी, वहाँ वे फातिमा शेख से पहली बार मिल चुकी थी। जहाँ सावित्री बाई ने अपने पहले स्कूल में सिर्फ 8 लड़कियों के साथ शुरुआत की थी, वहीं 1851 तक उन्होंने 3 स्कूल में 150 लड़कियों को शिक्षित किया और उन्होंने इस तरह टोटल 18 स्कूल खोले, जिसमें वे लड़कियों के साथ साथ हर कास्ट के लोगों को पढ़ाया करते थे। पुणे ऑब्जर्वर 29 मई 1852 की एक रिपोर्ट के अनुसार ज्योति राव गर्ल्स स्कूल में गवर्नमेंट बॉयज स्कूल के मुकाबले 10 गुना ज्यादा स्टूडेंट थे। सावित्री बाई ने साल 1852 में एक वुमेन्स राइट ऑर्गेनाइजेशन शुरू की, जिसे महिला सेवा मंडल कहा जाता था। इस ऑर्गेनाइजेशन में हर रिलीजन, हर कास्ट और हर कम्युनिटी के महिलाओं का स्वागत किया जाता था। यह ऑर्गेनाइजेशन विडो रीमैरिज यानी विधवा महिलाओं की शादी को जितना सपोर्ट करता था, उतना ही चाइल्ड मैरिज यानी कि बाल विवाह के विरोध में भी था। इसके अंतर्गत उन्होंने विधवा औरतों के बाल काटने की प्रथा के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और इसके लिए वह वहां के लोकल बार्बर से भी लड़ पड़ती थी। बाद में कई बार्बर ने उनका साथ भी दिया और उन्होंने ऐसी विधवा महिलाओं की मदद भी की जिन्हें उनके पति की मौत के बाद उनके घर से ही निकाल दिया जाता था। दरअसल 18th सेंचुरी के इंडिया में कई कुरीतियां थी, जिसमें से एक विधवा महिलाओं को समाज से अलग रहने पर मजबूर किया जाना भी था। दोस्तों, ज्योति राव और सावित्री बाई की अपनी कोई संतान नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक ब्राह्मण विधवा काशीबाई के बच्चे को गोद लिया।
उन्होंने उसका नाम यशवंत राव रखा और उसे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया। फिर 24 सितंबर 1873 में सावित्री और ज्योतिराव ने मिलकर सत्य शोधक समाज की शुरुआत की, जिसका मकसद महिलाओं और पिछड़ी जातियों के हक के लिए लड़ना था और इसमें उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज को भी सपोर्ट किया था। साथ ही जब 1876 में महाराष्ट्र में एक फेमिने आया था और चारों तरफ भूखमरी थी, तब इन्होंने 52 फ्री फूड हॉस्टल खुलवाए थे, जहां कोई भी इंसान आकर फ्री में भरपेट खाना खा सकता था। साल 1890 में जब ज्योतिराव फुले की मौत हो गई तो उनका अंतिम संस्कार करने के लिए उनका कोई सगा संबंधी नहीं था और जैसा कि मैंने आपको बताया, यशवंत उनके गोद लिए बेटे थे, तो वो भी अंतिम संस्कार नहीं कर सकते थे। तब सावित्री बाई ने अपने पति का अंतिम संस्कार किया। अब लोगों के लिए ये भी एक अपमानजनक चीज हो गई, क्योंकि जहां औरतों को शमशान भी नहीं जाने दिया जाता था, वहीं सावित्री बाई ने तो अपने पति का अंतिम संस्कार किया था और सावित्री बाई को इसके चलते भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब ज्योतिराव फुले की डेथ के बाद सावित्री ने सत्य शोधक समाज की पूरी जिम्मेदारी उठा ली थी। वह इस ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन भी बनी और उन्होंने समाज सेवा के बड़े बड़े काम किए थे। सावित्री बाई एक शिक्षिका और समाज सेविका के साथ साथ एक लेखिका और कवित्री भी थी। उन्होंने कई प्रेरक महिला सशक्तिकरण, शिक्षा की आवश्यकता, एकता और पिछड़ी जातियों के अधिकार के बारे में कविताएं लिखी। उन्होंने साल 1854 में काव्य फुले पब्लिश की, जिसमें उन्होंने कुल 41 प्रेरक कविताएं लिखी थी। फिर 1892 में भवन काशी सुबोध रत्नाकर पब्लिश की। उसकी कविता गो गेट एजुकेशन काफी पॉपुलर भी हुई थी। 1897 में महाराष्ट्र में जब बबोनिक प्लेग फैला, जिसमें लोगों की जानें जा रही थी, तब सावित्री ने मरीजों के इलाज के लिए पुणे के करीब एक हॉस्पिटल खोला था, जिसमें उनके बेटे यशवंत राव ने लोगों का ट्रीटमेंट किया और इसी दौरान वह खुद भी इस बीमारी की शिकार हो गई और 10 मार्च 1897 को 66 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों जरा सोचिए, अगर सावित्री बाई का साथ उनके पति नहीं देते तो क्या वो पढ़ पाती और क्या वो दूसरों को पढ़ा पाती? हम अक्सर कहते हैं कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, पर यहाँ पर सावित्री बाई के पीछे उनके पति थे। बाकी सावित्री बाई की ललक इच्छा शक्ति और मेहनत थी। सावित्री बाई हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। आज सावित्री बाई की ही कोशिशों का नतीजा है कि हमारी देश की लड़कियों के हाथों में किताब, कापी, कलम है और वह पढ़ लिख कर कमाल कर रही हैं। आज लड़कियां भी लगभग हर क्षेत्र में ऊंचे पद पर विराजमान हैं। आज इन सब बातों को बीते 100 साल से भी ज्यादा हो गए हैं और ये एक फैक्ट है कि आज लाखों लड़कियां स्कूल जाती हैं। हालांकि एक सच ये भी है कि उनमें से 57% लड़कियां क्लास 10th के बाद ड्रॉप आउट कर लेती हैं। आज स्टूडेंट क्लास में बैठकर ये नहीं सोचते कि मेरे साथ वाली बेंच पर बैठा मेरा दोस्त किस जाति का है, या अपनी टीचर को पढ़ाते देख वो ये नहीं सोचते कि ये औरत यहाँ क्या कर रही है। आज लोग बड़ी आसानी से और गर्व से कहते हैं कि टीचर बनना तो सिर्फ औरतों के बस में है। सावित्री बाई फुले ना होती तो शायद ही ये बदलाव आते और इन सब चीजों के लिए हम सावित्री बाई फुले के शुक्रगुजार हैं। सावित्री बाई फुले की इस इंस्पिरेशनल बायोग्राफी से आपके अंदर भी समाज से कई तरह की कुरीतियों व बुराइयों को खत्म करने की दृढ़ इच्छा जागृत हो रही होगी। यदि हाँ, तो हमारा इस वीडियो को लाने का मकसद सार्थक रहा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक और इतिहास से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।